नमस्कार दोस्तों, विजेता ग्लोबल स्टडीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी टेट के लिए वो कर दिया है और फार्म ऑनलाइन भी शुरू हो गया है। तो इससे एक आशा भी जगी है कि 2027 तक आप लोगों को एक उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसके लिए सर्वप्रथम आप लोग यूपी टेट क्लियर कर लीजिए। जो भी बच्चे जिनका सी टेट क्लियर हो गया उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो लोग रह गए हैं इस यूपी टेट के एग्जाम में अपना जी जान लगा दीजिए और इस परीक्षा को क्लियर कर लीजिए, जिससे आप लोगों को एक बहुत ही सुनहरा मौका मिलने वाला है और इसको गवाइए मत। इसके लिए आज से और अभी से आप लोग सभी लोग लग जाइए और हम लोग भी आपके सहयोग में अपना डेली हम लोगों का क्लासेज चल रही हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग यहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कास्ट अपना तैयारी कर सकते हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्लास है, पहला क्लास मनोविज्ञान, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में मनोविज्ञान का अर्थ, महत्व और क्षेत्र के बारे में। तो आइए आप लोगों का बिना समय गंवाए हुए आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का महत्व और इसके क्षेत्र के बारे में। तो आइए देखा जाए। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि आखिर मनोविज्ञान का शुरुआत कब से हुआ है, कहाँ से हुआ, कैसे आया, इसका नाम कैसे मनोविज्ञान पड़ा। तो जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो मनोविज्ञान का जननी है उसको हम लोग दर्शन शास्त्र को मानते हैं। जो साइकोलॉजी का उत्पत्ति हुआ है वो कहाँ से हुआ है, दर्शन शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। दर्शन शास्त्र में क्या होता है, जो भी फिलासफर लोग होते हैं, दार्शनिक लोग किसकी बात करते हैं, तो आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म, जो क्या है, एक अमूर्त है, जिसको अपने हम लोग जो शरीर की पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन कौन सी हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सारी इंद्रियों के द्वारा हम लोग बस मतलब जो इससे हम लोग को महसूस हो सकता है उन सब के बारे में, लेकिन हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि जो फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, वो एक अमूर्त विषय है जिसको हम लोग अनुभव किया जा सकता है, कोई भी अनुभव कर सकता है, लेकिन उसको देख नहीं सकता, उस पर कोई प्रयोग नहीं कर सकता। तो सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, उस समय देखिए यूनान में बहुत अच्छे अच्छे दार्शनिक लोग थे और यूनान में ही इस विषय पे बहुत चर्चा हो रही थी। तो उसी में एक दार्शनिक थे अरस्तु, जो एक फिलासफर थे, बहुत ही बड़े फिलासफर थे अरस्तु। उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे उसमें जो ट्रेंड चल रहा था, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म, इन सब के बारे में चर्चा हो रहा था, लेकिन अरस्तु उस समय चर्चा की नहीं। देखिए ये क्या है, आत्मा, परमात्मा या परब्रह्म जो है अमूर्त विषय है, लेकिन अगर हमें किसी मानव को समझना है तो सर्वप्रथम उस मानव के आत्मा के बारे में समझना होगा, क्योंकि अरस्तु का जो मेन कंसेप्ट था, मेन केंद्र बिंदु था आत्मा। उन्होंने सर्वप्रथम, अरस्तु ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या बोला है, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। अरस्तु एक फिलासफर थे, लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मतलब उनका मेन कंसेप्ट क्या था कि अगर हम किसी मानव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं
तो सर्वप्रथम हमको उसके आत्मा के बारे में जानना होगा, क्योंकि इनके हिसाब से जो आत्मा है मनुष्य का मतलब बहुत ही अहम स्थान होता है। मनुष्य के अंदर जो सबसे अहम स्थान है वो क्या किसका है, तो आत्मा का। तो उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि जो मनोविज्ञान है कुछ नहीं, एक आत्मा का विज्ञान है। अब इनके समर्थन में कौन कौन थे उस समय, इनमें समर्थनकर्ता कौन थे इनके, इनके समर्थन में कौन कौन थे, तो इनके एक शिष्य थे प्लेटो और रुडोल्फ गाइकिल, रुडोल्फ गाइकिल रुडोल्फ गाइकिल और डेकार्टे, डेकार्टे। तो इनके समर्थन में सर्वप्रथम प्लेटो, रुडोल्फ गाइकिल और डेकार्टे भी इनके बातों से सहमत थे। इन लोगों का भी मानना क्या था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो फिलॉसफी वो मतलब परब्रह्म की बात करता है, जैसे आत्मा, परमात्मा या परब्रह्म, मतलब जैसे क्या कहा जाए, ये क्या है, एक बाह्य चीज है जिसको हम लोग अनुभव तो कर सकते हैं अपने ज्ञान। देखिए हमारे शरीर में जो भी हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है वो पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसमें आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ ये मनुष्य का है। ये क्या करती हैं, ये ज्ञान इनके अरस्तु के हिसाब से इन सारी ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो किसको देती हैं, तो आत्मा को देती हैं। और आत्मा को देती हैं और आत्मा ही क्या करता है, वो नियंत्रण करता है। तो अगर मनुष्य, उनके हिसाब से अगर मनुष्य को समझना है, किसी मानव को समझना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा। और इनके समर्थन में कौन कौन लोग थे उसमें, तो प्लेटो, रुडोल्फ गाइकिल और डेकार्टे। डेकार्टे जो एक मनोवैज्ञानिक थे उस समय, इनका तो यहां तक मानना था कि जो खून होता है ना, ब्लड, इन्होंने खून को ही क्या माना, खून को ही आत्मा माना, खून को ही आत्मा माना है। तो डेकार्टे जो है ब्लड को ही आत्मा माने, क्यों, क्योंकि इनके हिसाब से जैसे देखिए जब तक आदमी जीवित है तब तक, जब तक उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बना हुआ है, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया वो आदमी क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। इसी हिसाब से इन्होंने जो परिभाषित किया, जो मतलब आत्मा है वो एक अपना जो शरीर में ब्लड है उसी को इन्होंने आत्मा माना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी शब्द है, मनोविज्ञान को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। तो जो साइकोलॉजी वर्ड है, साइकोलॉजी जो वर्ड है, साइकोलॉजी वर्ड की जो उत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति नहीं, सर्वप्रथम जो इसका प्रयोग किए हैं, कौन किया है, तो रुडोल्फ गाइकिल, रुडोल्फ गाइकिल। और इन्होंने एक बुक लिखा है 1590 में, 1590 इकाई में इन्होंने एक बुक लिखा है, कौन सा, साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया नामक एक बुक लिखा इन्होंने। इसी बुक में सर्वप्रथम रुडोल्फ गाइकिल ने साइकोलॉजी वर्ड का प्रयोग किया है। जो साइकोलॉजी शब्द है, सर्वप्रथम 1590 इकाई में साइकोलॉजिया बुक इन्होंने लिखा है, जो साइकोलॉजी का प्रथम ग्रंथ या पुस्तक माना जाता है, और इसी में इन्होंने साइकोलॉजी वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। इसके बाद जो एक वैज्ञानिक है गैरिट, गैरिट के हिसाब से भी क्या था कि आत्मा का विज्ञान ही, मनोविज्ञान को इन्होंने भी आत्मा का विज्ञान माना था। गैरिट के अनुसार देखिए सर्वप्रथम गैरिट ने क्या किया, साइकोलॉजी जो वर्ड है, साइकोलॉजी जो वर्ड है, इसको इन्होंने दो भागों में
मतलब इनका मानना था कि जो साइकोलॉजी वर्ड आया है ये दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन सा? तो एक है साइकी, पहला वर्ड है साइकी, दूसरा वर्ड है लोगोस, लोगोस। ठीक, ये दोनों वर्ड कैसे हैं? तो यूनानी वर्ड हैं, यूनानी या ग्रीक वर्ड हैं। यूनानी शब्द है या इसी को हम लोग यूनानी शब्द को ही क्या कहते हैं? ग्रीक, ग्रीक वर्ड। ठीक, तो ये जो साइकी और लोगोस है एक ऐसा शब्द है, यूनानी शब्द है। तो गैरिट के हिसाब से साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का इन्होंने अर्थ माना है उसमें आत्मा, आत्मा, और लोगोस का मतलब अध्ययन करना, अध्ययन, अध्ययन करना। मतलब मनोविज्ञान क्या है? तो आत्मा के बारे में ही अध्ययन करना क्या है? एक प्रकार का मनोविज्ञान है गैरिट के हिसाब से। देखिए सर्वप्रथम इन्होंने ही परिभाषित किया है कि जो साइकोलॉजी वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का अर्थ उन्होंने उसमें परिभाषित किया है आत्मा से, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। और एक ऐसा वर्ड है तो यूनानी या ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए, तो इन जैसे डेकार्टे हो गए या रुडोल्फ गाइकिल हो गए, प्लेटो हो गए, ये सारे लोगों ने किसका समर्थन किया उसमें? तो अरस्तु का समर्थन किया। और यहां से इन्होंने क्या किया? साइकोलॉजी को एक प्रकार का विज्ञान माना, इन्होंने मनोविज्ञान को एक प्रकार का विज्ञान माना। लेकिन देखिए 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। 16वीं शताब्दी में जो भी मनोवैज्ञानिक आए लोग, उन लोगों ने क्या किया? इस परिभाषा का अस्वीकार कर दिया। उसके पीछे एक रीजन था। देखिए जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान को एक विज्ञान के श्रेणी में रखा गया। देखिए उत्पत्ति तो इसकी किससे हुई है? दर्शन शास्त्र को, इसीलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। लेकिन इसको एक तरह का विज्ञान माना गया, और चूंकि उस समय अरस्तु ने इसको परिभाषित किया कि मनोविज्ञान कुछ नहीं, एक आत्मा का विज्ञान है, अगर मानव को समझना है तो सबसे पहले उसके आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसी आधार पे जो 16वीं शताब्दी में पंपोलाजी, थॉमस रीड और ये लोग जो भी मनोवैज्ञानिक आए, इन लोगों ने इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जो आत्मा का विज्ञान है, मतलब आत्मा कैसी चीज है? एक अमूर्त है, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते। आत्मा को, उसको महसूस तो किया जा सकता है लेकिन उसको हम लोग देख नहीं सकते। लेकिन विज्ञान में क्या होता है? साइंस का मतलब होता है कि मूर्त, साइंस एक तरह से मूर्त विषय है जिसपे हम लोग कुछ प्रयोग कर सकें, रिसर्च कर सकें, जिसको हम लोग देख सकें, छू सकें और उस पर प्रयोग कर सकें। इस आधार पे इस परिभाषा को 16वीं शताब्दी में खंडित कर दिया गया, और 16वीं शताब्दी में पंपोलाजी, पंपोलाजी ये कहाँ के थे? तो ये थे इटली के। इन्होंने मनोविज्ञान को परिभाषित किया कि मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, मन या मस्तिष्क, मस्तिष्क का विज्ञान है। तो यहां से जो पंपोलॉजी है, पंपोलॉजी के हिसाब से क्या था कि जो मनोविज्ञान है
वो आत्मा का विज्ञान नहीं, ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। जैसे अरस्तु या प्लेटो या रोडोल्फ गाइकिल का मानना था कि जो भी हमारे इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उस किसको प्रदान किया जाता है, आत्मा को। आत्मा ही नियंत्रण करता है। लेकिन इन्होंने उस परिभाषा को खंडन किया और कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, बाह्य इंद्रियों से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, वो सीधे मन या मस्तिष्क को ज्ञान प्रदान किया जाता है। उसके आधार पे ही वो आदमी व्यवहार करता है। ठीक है, मतलब उसके हिसाब से, मतलब जो मन या मस्तिष्क है वही मनुष्य को या मानव को नियंत्रण करता है। अगर मानव के अध्ययन करना है मानव के विषय में, तो सबसे पहले उसके मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना पड़ेगा। और इसके समर्थन में कौन कौन आए, तो देखिए, तो ये इनका मानना था मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। और इनके जो समर्थन में आए, जॉन लॉक, थॉमस रीड, रीचेरी, ये सारे मनोवैज्ञानिक जो थे, इनका मानना था कि नहीं, जो मनोविज्ञान का मतलब होता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो अगर किसी मनुष्य को समझना है तो सबसे पहले उसके मन या मस्तिष्क को समझना पड़ेगा। और इसी आधार पे देखिए, लेकिन ये देखिए क्या हुआ कि इनकी भी परिभाषा बाद में 16वीं शताब्दी के लास्ट में जाके इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, और 17वीं शताब्दी में फिर विलियम वुंट आए, जिनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो उसमें अभी हम लोग चर्चा करेंगे, अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो जो पंपोलाजी थे वो कहाँ के थे, तो इटली के थे मनोवैज्ञानिक। और इनके समर्थन में उसमें कौन कौन थे, तो जॉन लॉक, थॉमस रीड और रिचरी नामक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक लोग थे, जो इनका समर्थन किया कि नहीं, हाँ ठीक है, जो पंपोलाजी जी कह रहे हैं वही सही है, जो मनोविज्ञान क्या है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन आपको समझना होगा, मन या मस्तिष्क ये मनुष्य का क्या है, आंतरिक भाग है। जिसको देखिए, मन पे हम लोग क्या कर, मन पे कोई वो मतलब किसी कोई देख सकता है क्या मन को, किसी मनुष्य का नहीं देख सकता ना। तो इसको भी बाद में इसी आधार पे इसका खंडन कर दिया जाता है 16वीं शताब्दी के लास्ट में, कि मन क्या है, मन भी एक प्रकार का अमूर्त विषय है, इसलिए इस पे प्रयोग करना संभव नहीं है। जबकि साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, एक विज्ञान के श्रेणी में है, विज्ञान में आता है। तो इस आधार पे 16वीं शताब्दी में इसका भी खंडन कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ एक चीज देखने वाली बात है, जैसे उसमें गैरिट जो थे, गैरिट मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने साइकोलॉजी शब्द को बताया कि साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। तो वहां पे उन्होंने माना था साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब अध्ययन करना। लेकिन यह पंपोलाजी के हिसाब से साइकोलॉजी जो वर्ड है, साइकोलॉजी जो शब्द है, ये भी दो वर्डों से मिलकर बना है, सेम साइकी, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब क्या होता है, तो यहां पे इन्होंने माना है साइकी का मतलब होता है मन या मस्तिष्क। ठीक, मन या मस्तिष्क, और लोगोस का मतलब अध्ययन करना। तो यहां इनके हिसाब से, पंपोलाजी के हिसाब से, जो साइकोलॉजी वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब इन्होंने माना है मन या मस्तिष्क, और लोगोस का मतलब अध्ययन करना। तो मनो इसमें इन्होंने माना है मनोविज्ञान क्या है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, जिसका खंडन 16वीं शताब्दी के लास्ट में हो जाता है। बाद में इसके बाद 17वीं शताब्दी में
17वीं शताब्दी में एक नए मनोवैज्ञानिक आते हैं, विलियम वुंट। विलियम वुंट, देखिए विलियम वुंट ये 17वीं शताब्दी में आते हैं। और देखिए विलियम वुंट ये क्या है, मनोविज्ञान के आधुनिक जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है। मनोविज्ञान आधुनिक जन्मदाता। तो मनोविज्ञान के जो आधुनिक जन्मदाता है कौन है, विलियम वुंट, फादर ऑफ साइकोलॉजी। लेकिन देखिए मनोविज्ञान के जन्मदाता अगर पूछेगा तो कौन है, तो अरस्तु हैं। लेकिन अगर पूछ दे मनोविज्ञान के आधुनिक जन्मदाता तो कौन है, विलियम वुंट। तो 17वीं शताब्दी में इन्होंने मनोविज्ञान को परिभाषित किया कैसे, कि मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान है। कि देखिए साहब, इन्होंने कहा कि देखिए साहब मनोविज्ञान क्या है, न तो आत्मा, मतलब इन्होंने आत्मा का विज्ञान भी नहीं माना, कहा कि नहीं सर साहब, न मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान तो एक चेतना का विज्ञान है। भाई आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर जो चेतना आ रही है उसी का अध्ययन करना ही, भाई उसी के हिसाब से उसका व्यवहार चेंज कर रहा है, अपना जो भी काम कर रहा है अपने चेतना के हिसाब से कर रहा है। जैसे अब चेतना क्या है, चेतना एक आंतरिक विषय है, जो मनुष्य के आंतरिक भाग का, मानसिक स्थिति का आंतरिक भाग है। ठीक है, किसी भी मनुष्य के मानसिक स्थिति का जो आंतरिक भाग होता है वही क्या है, चेतना होती है। जैसे हम कहें, मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, कोई बाइक देख लिए, बाइक जब देख रहे हैं तो उसके प्रति आपके दिमाग में कुछ ना कुछ संप्रत्यय बन रहा है, जो कंसेप्ट बन रहा है वही क्या है, उसके प्रति आप जो चेतना आ रही है उसी के बारे में कहा उन्होंने कि मनोविज्ञान क्या है, तो एक चेतना का विज्ञान है। यहीं से पूरा क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए तो पूरा क्रांति आ गई मनोविज्ञान में। अब इनके समर्थन में कौन कौन आए, तो जेम्स विलियम जेम्स और जेम्स सेली। जेम्स सली, ये लोग क्या थे, ये लोग समर्थन करता थे, ये लोग इनके समर्थन करता थे। इन लोगों ने भी कहा कि नहीं, जो मनोविज्ञान है क्या है, एक चेतना का विज्ञान है। तो विलियम जेम्स या जेम्स सली विलियम वुंट के समर्थक थे। लेकिन आगे चल के देखिएगा, जब पढ़ेंगे हम लोग, तो विलियम वुंट क्या थे, संरचनावादी थे, जबकि विलियम जेम्स क्या थे, तो एक प्रकार के मतलब संरचनावादी थे, निर्माणवादी और एक प्रकार्यवादी। विलियम जेम्स क्या थे, एक प्रकार के प्रकार्यवादी। ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ये अलग हो जाते हैं दोनों लोग, दोनों लोगों के मध्य एक द्वंद्व हो जाता है। जबकि जो विलियम वुंट के शिष्य थे एक तरह से विलियम जेम्स, ये क्या थे, प्रकार्यवादी। तो आगे चल के दोनों लोगों का मत अलग हो जाता है इसी मुद्दे पर। और एक क्या थे, संरचनावादी। संरचनावादी। लेकिन विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों ने माना है क्या, मनोविज्ञान को क्या, एक चेतना का विज्ञान। और यहां से एक नई क्रांति आ गई मनोविज्ञान में। इसके बाद से सन 1879 में, 1879 इकाई में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान का
मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला। मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया कहां पे? जिपनिंग। जिपनिंग में, जिपनिंग में जो कहां है? जर्मनी। जो विलियम वुंड थे ये भी कौन, कैसे मनोवैज्ञानिक है? तो जर्मनी। ये भी कहां के रहने वाले थे? तो जर्मनी के थे। ठीक है, याद रखिएगा, विलियम वुंड कहां के थे? तो जर्मनी के थे। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंड। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? सर्वप्रथम मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला जिपनिंग में सन 1879 में इन्होंने निर्माण किया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का जन्मदाता। और सन 1880 में इन्होंने, मतलब इनके जो विलियम वुंड है, सन 1880 में इनके प्रयास से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला है। एक स्वतंत्र विषय का दर्जा भी मिला। स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला। ठीक है, कब? 1880 में। ठीक, तो इसी कारणवश एक तो इन्होंने बहुत मतलब सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया? मनोविज्ञान का एक प्रयोगशाला स्थापित किया जिपनिंग जर्मनी में। और 1880 में इनके प्रयासों द्वारा मनोविज्ञान को क्या किया गया? एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला। मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला। इसी आधार पे इनको मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कहा जाता है। ठीक, लेकिन देखिए सन 19वीं शताब्दी में इनके भी परिभाषा को, इनके भी सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। क्योंकि देखिए इन्होंने माना है क्या? चेतना क्या है? मनुष्य के मानसिक स्थिति का आंतरिक भाग है। ठीक, चेतना। और चेतना इनके हिसाब से क्या है कि जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, वो जो प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसा होता है? संवेदना होता है। संवेदना को इन्होंने चेतना माना। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम पूछता है कि संवेदना को किसने चेतना माना है? तो संवेदना को विलियम वुंड द्वारा ही इसको एक चेतना माना गया है। संवेदना को ही चेतना माना गया है। तो इनके अनुसार जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है वो संवेदना होता है, और संवेदना ही चेतना होता है। लेकिन 19वीं शताब्दी में इनका भी खंडन कर दिया जाता है, इनके परिभाषा को। और 19वीं शताब्दी के लास्ट और 20वीं शताब्दी में फिर व्यवहारवादियों का आगमन हो जाता है। व्यवहारवादी, व्यवहारवादियों का आगमन हो जाता है। व्यवहारवादी सबसे, इसमें देखिए व्यवहारवाद के सबसे बड़े जनक माने जाते हैं कौन? जेबी वाटसन। जेबी वाटसन। ठीक है, और इनके समर्थन कर कौन कौन थे? समर्थन करता तो समर्थन करता थे, उसमें बहुत सारे व्यवहारवादी थे, जैसे क्लार्क हल, बीएफ स्किनर, यान पावलोव। ये सारे लोग क्या क्या थे? पावलोव, ये लोग क्या थे? एक प्रकार के व्यवहारवादी थे। सभी लोग क्या थे? व्यवहारवादी। इनका मानना था कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है? मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? एक व्यवहार का विज्ञान है। देखिए इन लोगों ने क्या कहा? नहीं देखिए साहब, ये मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न ही
मन का विज्ञान है, न ही चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान तो मानव का जो व्यवहार है, मानव व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार क्या होता है आप लोगों को पता होगा, जो भी मानव के द्वारा बाह्य क्रिया होता है, जो हम लोग देख सकते हैं, वही क्या है, वो मनुष्य द्वारा किया गया व्यवहार है, उसी को व्यवहार कहा जाता है। तो व्यवहार मतलब क्या है, जो मानव द्वारा बाह्य क्रिया होता है वही क्या है, मानव की, उसी पे वही व्यवहार होता है मानव का। ठीक, तो इन्होंने माना क्या, ये व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। ठीक, और इनके उस समय जो क्लार्क हल या बीएफ स्किनर, पावलो, सब लोग क्या थे, इनको समर्थन किए। और सन 1924 में जेबी वाटसन ने एक बुक लिखा जिसका नाम ही क्या था, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के नाम से सन 1924 में उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम ही था क्या, व्यवहारवाद। और देखिए सबसे बड़ी बात इसपे, मतलब इनका कहना था कि भाई मनुष्य का जो व्यवहार है वो विज्ञान का मतलब क्या होता है, जो मूर्त हो, दिखाई दे, और मनुष्य का व्यवहार उसके क्रियाओं के द्वारा ही, जैसे चेतना तक, चेतना क्या थी, चेतना जो था आंतरिक विषय था, मानसिक स्थिति का आंतरिक विषय था, उसमें मनुष्य के बाहरी क्रियाओं से कुछ लेना देना नहीं था। उसी बात पे इन लोगों ने खंडन किया, कहा ऐसा नहीं है, जो मनोविज्ञान है वो मानव का जो व्यवहार होता है ना उस पर निर्धारित होता है, मानव किस तरह का व्यवहार कर रहा है। और व्यवहार क्या है, जो मनुष्य के द्वारा बाह्य क्रियाएं हैं जो दिखाई दे रही है, वही क्या है, मनुष्य का, उस मनुष्य का व्यवहार है जो उसके द्वारा किया जा रहा है। इसके आधार पर इन लोगों ने कहा कि जो मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान है। और आप लोगों को एक पता होगा कि जेबी वाटसन का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। उन्होंने क्या कहा था कि हमको आप लोग बच्चों, छोटे बच्चों को दीजिए और जैसा भी चाहेंगे उस तरह का हम बना देंगे उनको। आप कहेंगे तो वैज्ञानिक बना देंगे, चोर कहेंगे चोर बना देंगे। जेबी वाटसन का मुख्य विषय था क्या, वातावरण पर इन्होंने बहुत फोकस किया है कि जो मनुष्य का व्यवहार होता है वो वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है। तो उन्होंने वातावरण को बहुत ही प्रमुखता से वो किया है। इन्होंने वातावरण को बहुत ही प्रमुखता से उठाया है और इनका मानना था कि जो वातावरण है मनुष्य के व्यवहार को बदल सकता है। ठीक है, इसी क्रम में विलियम वुडवर्थ का नाम आप लोग सुने होंगे। उनका देखिए, विलियम वुडवर्थ का कोई डिफिनीशन नहीं है, उनका एक कथन है, मनोविज्ञान के विकास के क्रम में, मनोविज्ञान के विकास के क्रम में, विलियम वुडवर्थ का एक कथन है, विलियम वुडवर्थ। बहुत ही फेमस कथन है और एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। इनका कथन क्या था, तो विलियम वुड के अनुसार सर्वप्रथम मनोविज्ञान क्या किया, सर्वप्रथम मनोविज्ञान आत्मा का छोड़ा, आत्मा को त्यागा। ठीक है, सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, ये विलियम वुडवर्थ का कथन है, परिभाषा नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो विलियम वुडवर्थ के अनुसार सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का छोड़ा, फिर मन को छोड़ा, फिर मन को छोड़ा, फिर
चेतना को खोया, चेतना को खोया। फिर लास्ट में व्यवहार को अपनाया, व्यवहार, मनोविज्ञान ने व्यवहार विधि को अपनाया। ठीक, तो विलियम वुड के अनुसार इनका कथन था क्या, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपने आत्मा को त्यागा, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना को खोया और लास्ट में व्यवहार विधि को अपनाया। तो ये विलियम वुडवर्थ का कथन था। और आशा करते हैं आज का जो क्लास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और यूपी टेट या सी टेट के लिए ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग एग्जाम दिए होंगे, देखे होंगे कि साइकोलॉजी का जो अर्थ और क्षेत्र है इससे जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को परीक्षा में मिल जाता है और हर एग्जाम में आता है, जितनी भी टीचिंग की परीक्षाएं हैं सब में देखने को मिलता है। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों तक। धन्यवाद।